ना गोदी मीडिया की तरह और ना ही विरोधी मीडिया की तरह। पहुंचाएंगे आप तक असली खबर सिर्फ सच्चे मीडिया की तरह। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जरूर करें मतदान। चुने उसी को जो सबके विकास पर दे ध्यान और आपकी समस्याओं का सच में करे समाधान, ताकि सामाजिक एकता पर ना पड़े कोई व्यवधान। नमस्कार, मैं हूं अरुणेश कुमार। आप देख रहे हैं यंग तरंग, सच की आवाज, यूपी इलेक्शन एक्सप्रेस। हमारी ये टीम आज फतेहपुर जिले का दौरा कर रही है। यूपी के 75 जिलों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है फतेहपुर, जो कि ऋषि भृगु के का स्थल भिथौरा भी इसी जिले में है। इसके अलावा कानपुर और इलाहाबाद के बीचों बीच ये शहर है। इस शहर के सियासी समीकरण क्या है, कितनी यहाँ की जनसंख्या है, यहाँ के ग्रामीण इलाकों में विकास का क्या हाल है, ये सब हम आपको अपने इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आइए देखते हैं फतेहपुर जिले पर आधारित हमारी ये खास रिपोर्ट। यूपी की सभी 403 सीटों की पड़ताल। किसका भाएगा सुर, किसकी बनेगी ताल। यूपी के सभी 75 जिलों में विकास का हाल। कौन हुआ खुशहाल, कौन हुआ बदहाल। यूपी में फिर खिलेगा कमल, या दौड़ेगी साइकिल, या फिर मस्तानी होगी हाथी की चाल। पब्लिक का हाथ होगा कांग्रेस के साथ। किसके साथ मिलेंगे छोटे दलों के जज्बात। लखनऊ के सेमीफाइनल का विजेता दिखाएगा दिल्ली के फाइनल नतीजों का रास्ता। पब्लिक के बताएंगे सरोकार। हो जाइए यूपी इलेक्शन एक्सप्रेस पर सवार। देखिए यूपी इलेक्शन एक्सप्रेस सिर्फ YT न्यूज पर। फतेहपुर जिला यूपी के 75 जिलों में से एक है। यहाँ का क्षेत्रफल 4152 वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या 26,32,733 है, जिनमें से महिलाओं की जनसंख्या 12,48,011 है, जबकि पुरुषों की संख्या 13,84,722 है। वहीं ग्रामीण आबादी की बात करें तो कुल ग्रामीण आबादी 23,10,740 है, जबकि शहरी आबादी 3,21,993 है। इस जिले के इतिहास की अगर बात करें तो प्रशासनिक इकाई के रूप में जिले का एक बड़ा हिस्सा अरगल के राजाओं के पास था और कन्नौज साम्राज्य का वो हिस्सा बन गया था। इसके अलावा प्रारंभिक मुस्लिम काल के दौरान इसे कोरा प्रांत में भी शामिल किया गया था और 15वीं शताब्दी में जौनपुर के राज्य का हिस्सा बन गया था। अकबर के अधीन जिले का पश्चिमी आधा भाग कोरा के सरकार का हिस्सा था, जबकि पूर्वी आधा भाग कारा में शामिल था। इस जिले में 1521 राजस्व गांव हैं, जबकि 840 ग्राम पंचायत हैं। इकाइयों के राजस्व गांव में भूमि का रिकॉर्ड होता है, जबकि ग्राम पंचायत शब्द का प्रयोग यहाँ के विकास के उद्देश्य के लिए किया जाता है। फतेहपुर जिले में चौथे चरण में 23 फरवरी 2022 को मतदान होना है और यहाँ पर नॉमिनेशन के बाद सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी और उनके समर्थक अपनी अपनी जीत के लिए पूरा दमखम लगा रहे हैं। गंगा यमुना के दोआबा में जनपद कानपुर और प्रयागराज महानगर के बीच में फतेहपुर जिला स्थित है। 2017 के चुनाव की बात करें तो बीजेपी और उसके सहयोगी दल अपना दल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सभी सीटों पर जीत हासिल की थी। इस जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। हर एक सीट के सियासी समीकरण के बारे में आपको बताएं, उससे पहले यहाँ की जो प्रमुख समस्याएं हैं उनके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर अन्ना मवेशियों की समस्या बहुत विकराल रूप में है। यहाँ के किसानों को अन्ना मवेशियों की वजह से उनकी फसल का नुकसान होता है और प्रशासन और स्थानीय नेता उनकी इस समस्या को समाधान नहीं कर पा रहे हैं। वहीं जिले में लगभग 40 गौशालाएं हैं और गौशालाएं तो खोल दी गई, लेकिन उन गौशालाओं की जो हालत है वो बेहद दयनीय है। जिले में के आयाह शाह से बीएसपी के प्रत्याशी ने कहा है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 2017 में ये वायदा किया था इस विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम के दौरान कि गाजीपुर से विजयपुर रोड के लिए 46 करोड़ रुपए पास किए जाएंगे
और ये बजट बाद में पास किया गया था, लेकिन इसका कार्य नहीं हुआ। अगर ये रोड बन जाती तो 4 घंटे लगते, जो अब 40 मिनट में पूरा हो जाता। इस तरह से बीजेपी ने कार्य नहीं किया और किसानों के साथ बीजेपी की सरकार ने धोखा दिया, ऐसा आरोप उन्होंने लगाया है। अन्ना मवेशियों के लिए गौशालाएं खोली गईं, उनमें चारा पानी की व्यवस्था नहीं है। अन्ना मवेशी भी मर रहे हैं और गौशाला खोलने में करोड़ों रुपए का घोटाला भी हुआ है, ऐसा भी आरोप विरोधी दलों के नेता लगा रहे हैं। जिले के 6 विधानसभा क्षेत्र में अयाज शाह की बात करें तो यहाँ पर बसपा का कब्जा 4 बार रहा है। बीजेपी दूसरे नंबर पर रही है, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में मोदी लहर में जिले के सभी 6 विधानसभा में से 5 पर बीजेपी का कब्जा था और 1 पर उनके सहयोगी दल अपना दल, यानी सभी 6 सीटों पर बीजेपी और उनके सहयोगी दल ने ही जीत हासिल की थी। फतेहपुर जिले की जहानाबाद विधानसभा सीट में कभी किसी एक दल का दबदबा नहीं रहा। 1993 के बाद समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के बीच में जबरदस्त टक्कर देखने को मिलती रही है। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के सहयोगी अपने दल के प्रत्याशी जय कुमार सिंह जैकी को जीत हासिल हुई थी। उन्होंने समाजवादी पार्टी के मदन गोपाल वर्मा को चुनाव में हराया था। फतेहपुर जिले की 6 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है और मतदान के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि किस विधानसभा सीट में किस पार्टी के नेता को जीत हासिल होती है। अब इन विधानसभा क्षेत्रों में विकास के क्या कार्य हुए हैं और क्या प्रमुख समस्याएं हैं, उनकी बात कर लेते हैं। बिनकी विधानसभा सीट की बात करें तो ये एक हाई प्रोफाइल सीट है। यहाँ पर नगर पालिका है और ये फतेहपुर जिले के एक उभरते हुए विकसित कस्बों में से इसकी गिनती होती है, लेकिन यहाँ पर अभी भी कई समस्याएं हैं, जिनमें से ट्रैफिक जाम, अवैध अतिक्रमण, साफ सफाई के प्रति प्रशासन का ढीला नजरिया और रोडवेज बस स्टैंड की ही दुर्दशा। दरअसल यहाँ पर रोडवेज बसें आती नहीं हैं, जिससे पैसेंजर्स को बेहद परेशानी होती है। परिवहन विभाग भी इस बस अड्डे की सुध नहीं ले रहा है और बस अड्डे में बसें न आने की वजह से यात्रियों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर सन्नाटा रहता है। रोडवेज बस स्टैंड की जो जगह है वो काफी बड़ी जगह है यहाँ पर, लेकिन जो दीवारें हैं वो जर्जर हालात में हैं। प्रशासन की मिलीभगत से डग्गा मार वाहन यहाँ पर चलते हैं और इससे रोडवेज के राजस्व का भी नुकसान होता है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि बस स्टैंड की क्या दशा है, या यूं कहें दुर्दशा है। यहाँ पर अगर कैंटीन कभी चला करती थी, अब वो कैंटीन बंद हो गई है, क्योंकि यहाँ पर रोडवेज की बसें, खास तौर पर बांदा डिपो और कानपुर डिपो की बसें यहाँ नहीं आती हैं, वो सीधे चली जाती हैं। और इसके अलावा अब जो रोडवेज के आसपास की कैंटीन बंद है, तो उस कैंटीन में काम करने वाले लोग भी बेरोजगार हो गए हैं। आसपास की जो दुकानें हैं वहाँ पर भी सन्नाटा रहता है। यहाँ के बारे में एक स्थानीय निवासी ने बताया कि न तो रोडवेज विभाग, न ही पुलिस, न ही परिवहन विभाग और स्थानीय नेता भी इस रोडवेज के बस स्टैंड को संवारने के प्रति ध्यान दे रहे हैं। सर, यहाँ पर इतना बेहतरीन जिले का नंबर 1 बस अड्डा है जहाँ पर इतनी जगह नहीं है, लेकिन सारी समस्याएं फंसती हैं यहाँ तक के। एक तो ये डंगा मार जो लगते हैं चौराहे में, गाड़ियाँ भी रोडवेज के अंदर आती हैं तो जाम में पड़ती है, उनको टाइम पे जाना आना नहीं पड़ता है। अगर हम लोग जबरदस्ती करके अंदर लाते भी हैं तो सवारियाँ भी ऐसी हो चुकी हैं कि वहीं पर खड़े होने की कोशिश करती हैं और सारी आज इतनी बड़ी अव्यवस्था है, साथ में सब बिजली पूरी जर्जर पड़ी हुई है, कहीं बैठने उठने की जगह ही नहीं है। यहाँ लोग बाग उल्टा सीधा आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं। अगर ये सारी समस्या सब दूर कर दी जाए तो बड़ा बढ़िया हो जाए। तो रोडवेज विभाग का इस बारे में क्या कहना है? अब ये तो अधिकारियों का काम है भाई, अधिकारी क्या करते हैं क्या नहीं करते तो हमें बता नहीं सकते, लेकिन ये सब जानकारियाँ पत्र के द्वारा जाती रहती है, लेकिन कोई समस्या नहीं हल हो रही। अरे हम तो डिमांड यही सब करना चाहते हैं, कम से कम यहाँ पर गाड़ियाँ आए या तो अगल बगल के दुकानदार हैं कि दुकानदारियाँ बढ़े, 4 लोगों को रोजगार मिल जाए, लेकिन वो भी समस्या नहीं हो पा रही है। कम गाड़ियाँ चहल पहल भी रहे, कर्मचारी भी बढ़े, इसकी सुरक्षा भी अच्छे ढंग से होती रहे। तो बिनकी विधानसभा से जो भी नेता चुनाव लड़ रहे हैं, किसी भी पार्टी के हों, उनसे आपकी क्या डिमांड है कि क्या वो इस समस्या को जो है सीरियसली लेंगे या अभी चुनाव का मौका है इसलिए ऐसा बोलेंगे, इसके बाद भूल जाएंगे? नहीं, लेना तो चाहिए। हम तो ये उम्मीद करके बैठे हैं सर, कम से कम कोई भी कैंडिडेट ढंग से आवे कि कम से कम चुनाव जीतने के बाद इस समस्या का जो उद्धार करवावे,
तो बड़ी अच्छी बात होगी। और क्या करते हैं आगे चल के तो भाई उनके भी दिमाग की बात है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बिनती के पास ही एक स्मारक है जो स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का प्रतीक है। 28 अप्रैल 1858 को अंग्रेजों के द्वारा 52 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को एक इमली के पेड़ पर लटका दिया गया था। उनको सामूहिक तौर पर फांसी की सजा दी गई थी। ये इमली का पेड़ आज भी यहाँ मौजूद है और इस स्थल को सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा एक ऐतिहासिक स्मारक स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का स्थल बनाने की बात कही गई है, जिसके बाद कुछ कार्य भी हुआ है, लेकिन आज भी यहाँ पर और अधिक विकास कार्य हो सकता है। स्थानीय लोगों का ये भी मानना है कि 52 लोगों के नरसंहार के बाद इमली के पेड़ की वृद्धि रुक गई थी और ये पेड़ आज भी यहाँ पर है। आसपास के लोग इस पेड़ को देखने आते हैं। अब यहाँ की विधानसभा सीटों की अगर पड़ताल करें तो जहानाबाद विधानसभा सीट में ब्राह्मण बनाम कुर्मी हमेशा से रहा है। समाजवादी पार्टी के लिए जहानाबाद की सीट बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि नरेश उत्तम इसी विधानसभा के लहरी शराय गांव के निवासी हैं। बिनकी विधानसभा सीट की बात करें तो ये एक हाई प्रोफाइल सीट है। यहाँ पर भी जीत के दावे सभी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन पल्ला बीजेपी का भारी लग रहा है। जनपद की सभी 6 विधानसभाओं में से लगभग 18,09,484 मतदाता हैं। इनमें से सबसे ज्यादा मतदाता फतेहपुर सदर विधानसभा से हैं, जिनकी संख्या 3,55,177 है। आयाह शाह ये एक ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर सबसे कम वोटर्स हैं। यहां पर लगभग 2,72,956 मतदाता 14 प्रत्याशियों को उनके भाग्य का फैसला करेंगे। एक अन्य बड़ी समस्या जिले में है, वो यमुना नदी के निकलने वाले मोरंग से संबंधित है। इसे लोग लाल सोना भी कहते हैं। दरअसल यमुना नदी के किनारे बसे गांवों में प्रदेश के कई जिलों में ये मोरंग पहुंचाई जाती है। इससे राज्य को काफी राजस्व की प्राप्ति भी होती है और इस राजस्व से प्रदेश का विकास तो होता है, लेकिन यमुना पट्टी में बसे गांव की स्थिति जस की तस बनी हुई है। उन गांवों का कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। यमुना में खनन शुरू होते ही यहाँ के लोगों को तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर लगभग 15 खदानें हैं। इनमें से 9 खदानें अभी चल रही हैं। खनन न्यास अधिनियम के तहत पट्टा धारकों से रॉयल्टी का 10% इन गांवों के विकास के लिए जमा कराया जाता है, लेकिन उसका उपयोग कहाँ होता है, कैसे होता है, ये किसी को नहीं पता, क्योंकि आपस में मिलकर सब घोटाले हो जाते हैं और इसका जो उपयोग यमुना नदी के किनारे बसे हुए गांव के विकास में होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। फतेहपुर जिले के देवमई विकासखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत सुजावलपुर का पंचावत भयन भी लोगों ने जानवर बांधने का अड्डा बना दिया है और ऐसे ही जिले के लगभग हर एक पंचायत भवन की हालात है। वहां पर कोई खास विकास कार्य नहीं हुआ है। वहीं पर इस बात से स्थानीय विकासखंड अधिकारी को भी अवगत कराया गया है। पंचायत सचिव भी कभी कभी आते हैं। ग्राम प्रधान की भी इसमें मिलीभगत रहती है और इसकी वजह से गाँव में जो विकास कार्य होना चाहिए, गांव की सड़कों पर जो खरंजा होना चाहिए वो नहीं है और गांव के में नाली के निकासी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है। अब सोचने वाली बात यह है कि जब गांव का विकास नहीं होगा तो फिर जिले का विकास कैसे होगा। आने वाले समय में ये पता चलेगा। 23 फरवरी को जब यहाँ के लोग वोट देंगे तब पता चलेगा किस पार्टी को यहाँ से जीत मिलती है और किसको मिलेगी हार। तो देखा आपने, फतेहपुर जिले में जितनी विधानसभा सीटें हैं उनको जीतने के लिए मुख्य मुकाबला फिलहाल भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में लग रहा है। हालांकि बहुजन समाजवादी पार्टी भी मैदान में है। आम आदमी पार्टी का यहाँ पर उतना स्कोप नहीं लग रहा है। अब यहाँ पर चुनाव होने हैं और इसके बाद 10 मार्च को रिजल्ट आना है, तब ये साफ हो पाएगा किसको मिली जीत, किसको मिली हार। आपके क्या हैं विचार? फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और आपको हमने ये भी बताया कि फतेहपुर जिले के जो ग्रामीण इलाके हैं, जो गौशाला बनाई गई हैं, वहां पर क्या हाल है। फतेहपुर जिले के एजुकेशनल सिस्टम का क्या हाल है। फतेहपुर जिले के गाँव में जो विकास की सड़क होनी चाहिए, जो ग्राम प्रधान हैं वो किस तरीके से गांव के अंदर की जो खरंजा है
जो रास्ते हैं उनको सही बनवा रहे हैं या नहीं, नालियों की क्या दशा है या यूं कहें दुर्दशा है। और ये जो विकास का क्रम है ये ग्राम पंचायत से ही शुरू होता है। इसलिए अगर हम गांव तक विकास पहुंचा पाते हैं सच्चे अर्थों में, तभी हम पूरे जिले का विकास कर पाएंगे, तभी प्रदेश का विकास होगा और तभी देश का विकास होगा। आपके क्या है विचार? फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए यंग तरंग, सच की आवाज। नमस्कार।